नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित राजवंशी और मैं खड़ा हूँ वेटिकन सिटी के एपोस्टोलिक पैलेस के अंदर और मैं खड़ा हूँ महान चित्रकार रैफल सेंजियो की फेमस पेंटिंग स्कूल ऑफ एथेंस के सामने। स्कूल ऑफ एथेंस की जो कि रैफल ने बनाई थी वो स्टैंजा डी रैफला इसी कमरे के अंदर पोप जूलियस सेकंड ने उनको धर्म, दर्शन, न्याय और काव्य से जुड़े 4 विषयों को पेंट करने के लिए आदेश दिया था और उसी आदेश की पालना में उन्होंने ये पेंटिंग्स बनाई है। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ये हॉल है जो कि पूर्व में पोप जूलियस सेकंड की लाइब्रेरी हुआ करती थी और इसकी छत भी उन्होंने बड़ी खूबसूरती से पेंट की है। काफ़ी बारीक काम, काफ़ी सारी पेंटिंग्स और इसको देख के कहीं ना कहीं हमें माइकल एंजेलो का प्रभाव भी उनके चित्रों पर नजर आता है। तो आइए आज हम जानकारी लेते हैं महान चित्रकार रैफल सेंजियो की फेमस पेंटिंग स्कूल ऑफ एथेंस। रैफल सेंजियो की पेंटिंग द स्कूल ऑफ एथेंस इसी भवन में स्थित है। ये भवन है वेटिकन सिटी का एपोस्टोलिक पैलेस। इसके अंदर ही स्टैंजा डी रैफालो है और स्टैंजा डी रैफालो के अंदर स्टैंजा डेला सिग्नेचुरा जो कि पहला कमरा है। ये एक ज़माने में पोप की लाइब्रेरी होती थी और इसके अंदर पेंटिंग्स बनाने का कार्य पोप जूलियस सेकंड ने यंग रैफल सेंजियो को दिया था। द स्कूल ऑफ एथेंस 1509 से 11 के बीच में बनी है। यह वह कमरा है स्टैंजा डेला सिग्नेचुरा। इसकी छत, इसकी चारों दीवारें इतनी खूबसूरती से पेंट की गई हैं कि दर्शक देखता ही रह जाता है और इन पेंटिंग्स का साइज भी बहुत बड़ा है। फ्रेस्को टेक्निक में इस तरह का महान कार्य माइकल एंजेलो के बाद रैफल सेंजियो ने ही उस पीरियड में किया था। यह इसी कमरे का दूसरा व्यू है जिसके अंदर हमें इसकी दूसरी दीवार दिखाई दे रही है और जो ये पेंटिंग है ये है द स्कूल ऑफ एथेंस। इसके सामने वाली दीवार पे ला डिस्प्यूटा नामक पेंटिंग है जो कि धर्म से संबंधित है। आइए पहले हम द स्कूल ऑफ एथेंस की डिटेल्स जान लेते हैं। यह स्टैंजा डेला सिग्नेचुरा का छत है, जो इसकी सीलिंग है वह है और इसके अंदर भी उन्होंने पेंटिंग्स बहुत खूबसूरती से बना रखी है। यह द स्कूल ऑफ एथेंस नामक पेंटिंग, इसकी अगर हम डिटेल्स की बात करें तो 1509 से 11 के मध्य ये बनी है और फ्रेस्को पेंटिंग है और इसका जो साइज़ है सेंटीमीटर में 500 से 500 बाई 770 सेंटीमीटर और इंचेस की बात करें तो 200 इंच बाई 300 इंच। बहुत ही बड़ा साइज़ है पेंटिंग का और लगभग जो कमरे का आकार है उसी के बराबर ये पेंटिंग है और एपोस्टोलिक पैलेस वेटिकन सिटी में ये स्थित है। ये बहुत ही सुंदर पेंटिंग है और इसके अंदर उन्होंने रोमन पीरियड के से लेकर वर्तमान तक उस पेंटिंग बनाई थी जो रोमन पीरियड के जो महान दार्शनिक थे, जो धर्म, दर्शन और न्याय से संबंधित विभिन्न विषयों के थे दार्शनिक, उनको
इन्होंने एक ही चित्र में पेंट किया है। दर्जनों आकृतियों को इन्होंने इस तरह से पेंट किया है कि सबका ध्यान, सबका आकर्षण अपनी जगह महत्वपूर्ण है। आइए हम इसकी और डिटेल्स को देखते हैं। यह जो कमरा है स्टेंजा डेला सिग्नेचुरा, इसके अंदर यह 4 जो कमरे की दीवारें हैं उनके ऊपर 4 ये पेंटिंग्स बड़े आकार में बड़ी खूबसूरती से बनाई हुई हैं, जो फिलॉसफी, थियोलॉजी, पोइट्री और ज्यूरिप्रूडेंस से संबंधित हैं। और जैसा कि मैंने पूर्व में दिखाया, इसकी छत भी बहुत ही सुंदर तरीके से पेंट है। इस कमरे में रैफल के इन 4 काम को देखकर हम कह सकते हैं कि रीबर्थ ऑफ एंशिएंट ग्रीक फिलोसॉफी एंड कल्चर यहाँ हुआ है। और यूरोप का जो रीबर्थ है वह एंशिएंट कल्चर का, वो इस कमरे में एक तरह से उन्होंने पुनर्जीवित किया है। और ये चारों पेंटिंग जैसा कि मैंने बताया कि फिलॉसफी, पोइट्री, थियोलॉजी, ज्यूरिप्रूडेंस, दर्शन, धर्म, न्याय और काव्य से संबंधित है। जो स्कूल ऑफ एथेंस पेंटिंग है उसके लिए जैसा 1509 से 11 के बीच में उन्होंने कई ड्राइंग्स बनाई इसके लिए, और उन्हीं ड्राइंग्स में से एक ये ड्राइंग भी है जिसको एक तरह से हम उनका फाइनल ड्राइंग कह सकते हैं। पर अगर इसको गंभीर बारीकी से हम देखें तो हमें इसके अंदर एक कैरेक्टर जो है पेंटिंग, मूल पेंटिंग में एक कैरेक्टर यहाँ बैठा रखा है जो मिसिंग है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पेंटिंग मूल रूप से 2 भागों में बांटने पर हमें उसके अंदर पर्सपेक्टिव के दृष्टिकोण से सुंदर परिप्रेक्ष्य पर्सपेक्टिव नजर आता है। लियोनार्डो दा विंची के द लास्ट सपर पेंटिंग से प्रभावित होकर उन्होंने गहराई का जो भ्रम दिया है, जो पर्सपेक्टिव दिया है, वह बहुत ही खूबसूरत है। अंदर तक अगर हम देखें इस पेंटिंग की डिटेल्स तो ऐसा लगता है पेंटिंग के अंदर हम चले जा रहे हैं और आखिर में विस्तृत अनंत आकाश जिसके अंदर बादल भी नज़र आ रहे हैं वह दिखाई दे रहा है। उसके अलावा रोमन आर्किटेक्चर है जिसका प्रयोग ब्रामाते ने सेंट पीटर्स चर्च में भी किया है। तो ब्रामाते इनके मित्र रहे, उन्होंने संरक्षण दिया और उन्हीं के जो आर्किटेक्चरल जो व्यूज़ हैं उसको इन्होंने अपनी पेंटिंग में उपयोग किया है। पर्सपेक्टिव, पूरा पर्सपेक्टिव, इसमें आगे का जो पोर्शन है ये खाली छोड़ा है उन्होंने, और ये शायद ये पर्सपेक्टिव दिखाने के लिए ही इन्होंने इस पोर्शन को खाली छोड़ा है। और एक फिगर जो मैं कह रहा था कि खाली वो मूल ड्राइंग में नहीं है, वो ये फिगर है। इसके बारे में अभी और डिटेल से हम बात करेंगे। तो पहली विशेषता कि गहराई का भ्रम, पर्सपेक्टिव, लीनियर पर्सपेक्टिव बहुत खूबसूरती से इन्होंने अपनी पेंटिंग में दिखाया है। और ये लियोनार्डो के द लास्ट सपर पेंटिंग से प्रभावित थे। उसके अलावा लियोनार्डो के बहुआयामी प्रतिभा से भी ये बहुत प्रभावित थे और एक तरह से उन्होंने इसमें विभिन्न फील्ड से, विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न विषय से जुड़े यूनान के महान दार्शनिकों को एक ही मंच पे पेंट किया है। जिस तरह से लियोनार्डो थिएटर, इंजीनियरिंग, ऑप्टिक्स,
ज्योमेट्री, फिलॉसफी, एनाटॉमी, हिस्ट्री, आर्किटेक्चर आदि अन्य गतिविधियों से अन्य विषयों में अपना दखल रखते थे और उसमें कुछ ना कुछ ऐसा नया करके गए हैं जिसको हम आज भी याद रखते हैं। तो लियोनार्डो से इन्होंने गहराई का भ्रम और उनकी बहुआयामी प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्होंने इसमें यूनानी दार्शनिकों को एक मंच पर चित्रित किया है। ये चित्र के मध्य भाग में बांटने पे, एक लाइन से बांटने पे हमें इस चित्र के केंद्र भाग में दो कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं। ये दो कैरेक्टर्स इस पूरे चित्र का मुख्य केंद्र बिंदु है। और ये कौन हैं ये दो व्यक्ति? ये हैं प्लेटो और अरस्तु, एरिस्टोटल। इसमें ये प्लेटो हैं और ये एरिस्टोटल हैं। प्लेटो जो कि अरस्तु या एरिस्टोटल के गुरु थे, उम्र में ज़्यादा थे, उससे हम इनके प्लेटो होने का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इनकी जो बातचीत हो रही है उसको देख के भी हम ये महसूस कर सकते हैं। प्लेटो जो कि पृथ्वी के अलावा मृत्यु के बाद के जीवन के ऊपर भी अपना दर्शन रखते थे, उसमें विश्वास रखते थे। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्लेटो की हाथ की उंगली ऊपर की ओर इशारा करके कह रही है कि यहाँ के बाद भी जो है वो महत्वपूर्ण है। केवल ये भौतिक जीवन महत्वपूर्ण नहीं है, आध्यात्मिक या अनंत आकाश में या मृत्यु उपरांत जो भाग है या जीवन है वह महत्वपूर्ण है। जबकि अरस्तु जीवन की भौतिकता में विश्वास रखते थे और उस जो सामने उपस्थित थे उस पर विश्वास रख के उसके अध्ययन की बात करते थे। तो यहाँ पे अरस्तु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो कह रहे हों कि ये जो कुछ है हमें इसको ही अध्ययन करना है या इसी पे विश्वास रखना है, और इसी की बात वो करते थे। तो इनके अगर हम कपड़ों की बात करें तो यहाँ पे प्लेटो ने पर्पल कलर और रेड कलर का परिधान पहन रखा है। पर्पल कलर का कुर्ता जैसा पहन रखा है और रेड कलर की शॉल या दुशाला जैसा ओढ़ रखा है। इसकी प्रतीकात्मकता भी महत्वपूर्ण है। प्लेटो ने जो पर्पल कलर पहना है वो ईथर या एयर को रिप्रेजेंट करता है, और जो रेड कलर है वो फायर या अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह अरस्तु ने नीले और भूरे, ब्लू और ब्राउन कलर के कपड़े पहने हैं, जो कि ब्लू कलर वाटर को रिप्रेजेंट करता है और ब्राउन कलर अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दोनों, इसमें प्लेटो की जो मुखाकृति है या कैरेक्टर है उसके लिए रैफेल ने लियोनार्डो दा विंची को मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया है। और हम इनको प्लेटो और अरस्तु के दर्शन के आधार पर इनको पहचान रहे हैं। उसके अलावा जो इनके हाथ में जो चीज पुस्तक है उसके आधार पे भी हम इनको पहचान सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि प्लेटो की आकृति और अधिक स्पष्ट है और इनके कपड़ों का रंग और इनके चेहरे के भाव को भी हम बारीकी से देख सकते हैं। यहाँ इन्होंने जो पुस्तक पकड़ रखी है दोनों ने, इसमें प्लेटो ने जो पुस्तक पढ़ी है उसका नाम है थिमियोस, और अरस्तु के हाथ में जो पुस्तक है उसका नाम है
एथिक्स। तो ये दोनों पुस्तक के आधार पे भी हम इनको प्लेटो और अरस्तु के रूप में पहचान सकते हैं। इनकी दोनों की दर्शन और पुस्तक के आधार पे हम इनको प्लेटो और अरस्तु मान रहे हैं। अब यहाँ जो चित्र में विभिन्न कैरेक्टर्स जो हैं उसके लिए राफेल ने अलग अलग व्यक्तियों को मॉडल के रूप में उपयोग किया है। जैसा अभी बताया कि लियोनार्डो दा विंची को प्लेटो के लिए उन्होंने मॉडल के रूप में उपयोग लिया है। उसके अलावा माइकल एंजेलो जो हैं एरिस्टोटल यहाँ हैं, और ब्रामातेज को जो यूक्लिड के रूप में इन्होंने मॉडल के रूप में प्रयोग किया है। यहाँ जो राफेल हैं खुद यहाँ पे मॉडल के रूप में इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। और ये जो चित्र का ही पृष्ठभाग में रोमन स्कल्पचर्स दो बने हुए हैं, जो कि हम पुनः चित्र में देखेंगे तो हमें ज्ञात होगा। ये दोनों जो हैं वो रोमन माइथोलॉजी के हिसाब से अपोलो और एथीना है। अपोलो जो गॉड ऑफ सन है, म्यूजिक के गॉड हैं और गॉड ऑफ पोइट्री हैं। उसके अलावा एथीना जो गॉड ऑफ वॉर एंड विजडम है। ये एक तरह से भौतिक जीवन के को प्रस्तुत करती है और ये आध्यात्मिक जीवन को। तो पीछे जो मूर्तियाँ उन्होंने चित्र में दी हैं वह भी कहीं ना कहीं उसको उनके दर्शन को, धर्म को रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ जो आगे कैरेक्टर जिसका मैंने बताया था शुरू में कि वह मूल जो चित्र है उसमें उपस्थित है, किंतु जो ड्राइंग्स या कार्टून्स उन्होंने बनाए थे उसमें ये कैरेक्टर उपस्थित नहीं था। ये कैरेक्टर जो है वो हेराक्लेटिस के रूप में है, और ऐसा माना जाता है, या अगर हम इनके मुखाकृति की तुलना देखें तो ये जो है ये माइकल एंजेलो की मुखाकृति से इनका चेहरा मिलता है। तो ये इसके बारे में ये तथ्य मिले हैं कि शुरू में राफेल सेंजियो ने माइकल एंजेलो या इस कैरेक्टर को पेंट नहीं किया था। फिर चूँकि ब्रामाते उनके मित्र थे और उसी समय माइकल एंजेलो सिस्टीन चैपल की छत को पेंट कर रहे थे, और वह किसी अन्य को, पोप जूलियस सेकंड के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को उसमें आने के लिए अलाउ नहीं करते थे। और राफेल सेंजियो को जिज्ञासा थी कि वह ऐसा क्या काम कर रहे हैं, या उनके काम को देखकर, उनकी पेंटिंग को देखकर वे कुछ प्रेरणा लेना चाह रहे थे और उत्सुकता थी। तो एक रात को ब्रामाते ने चुपके से उन राफेल को पेंटिंग दिखाने के लिए रात को उनको सिस्टीन चैपल में लेके गए, और जैसे ही सिस्टीन चैपल में माइकल एंजेलो के अधूरे कामों को उन्होंने देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, और वह उनसे इतने प्रभावित हुए कि ये कैरेक्टर उनको सम्मान देने के लिए, उनको एक तरह से रेस्पेक्ट देने के लिए उन्होंने ये कैरेक्टर बाद में पेंटिंग में ऐड किया है। अब बाद में ऐड किया है, इसके लिए भी तथ्यात्मक शोध हुए हैं, चूँकि यह जो फ्रेस्को था वो ब्यूनो फ्रेस्को था, और ब्यूनो फ्रेस्को जैसे कि हम जानते हैं वह गीले धरातल पर ही किया जाता है। तो जितना काम एक दिन में हो सकता है उतना ही स्थान को पेंट वो पहले उसकी धरातल तैयार करते थे, फिर उस पर पेंटिंग करते थे, और जैसे जैसे वो सूखता जाता था
तो वो काम कंप्लीट हो जाता था। परंतु चूँकि ये पहले ये कंप्लीट हो चुका था और फिर इसमें अगर बाद में फिगर ऐड करना है तो कैसे ऐड किया होगा, इसके बारे में शोध हुई है। और ऐसा एक एक्सपेरिमेंट किया कि एक दीवार का एक हिस्सा जो कि पहले से चित्रित खाली बैकग्राउंड को चित्रित करके रखा और उसके सूखने के उपरांत उसे पुनः खुरच कर उसके स्थान पर वापस धरातल बनाकर और फिर पेंटिंग की गई, तो वह स्थान जो है पेंटिंग से या धरातल पेंटिंग दोनों मूल पेंटिंग से मैच हो गई। तो इस तरह से उसकी बारीकी देखने पे हमें ये ज्ञात होता है कि ये जो कैरेक्टर है हेराक्लिटस का, ये इन्होंने बाद में डाला है। और वह माइकल एंजेलो से इतने प्रभावित थे कि उनकी जो सिस्टीन चैपल की छत पर ये जो फिगर बना हुआ है, लगभग ऐसी ही आकृति उन्होंने, ऐसा ही पोस्चर उन्होंने माइकल एंजेलो को प्रदान किया है। तो ये सब बारीकियां देखने पे हमें ये ज्ञात होता है कि रैफल सेंजियो माइकल एंजेलो से कितना प्रभावित थे। ये इसी पेंटिंग के दूसरे कैरेक्टर्स हैं और ये सभी रोमन दार्शनिक और साइंटिस्ट रहे हैं। और यहाँ अगर हम इस आर्किटेक्चर की बात करें तो जो आर्किटेक्चर सेंट पीटर्स चर्च में है, लगभग वैसे ही आर्किटेक्चर उन्होंने पेंटिंग में बनाया है। ये कुछ और कैरेक्टर्स हैं। तो मूल रूप से यह पेंटिंग इतने सारे ग्रुप्स बनाए हैं, यहाँ इतने अधिक ग्रुप्स होने के बावजूद भी सबका अपना स्थान महत्वपूर्ण है। चित्र के सभी जो कैरेक्टर्स हैं वह महत्वपूर्ण है। इस बारे में भी वो लियोनार्डो दा विंची से प्रभावित हुए थे। लियोनार्डो दा विंची के द लास्ट सपर जो चित्र है उसके अंदर भी अगर हम देखेंगे तो लियो ने अलग अलग ग्रुप्स बना दिए थे जो कि उनके शिष्यों के थे और वो आपस में चर्चा कर रहे थे। तो ऐसे ही ग्रुप्स अगर देखें हम तो ये देखिए, ये एक ग्रुप है, ये चर्चा कर रहा है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग चर्चा कर रहा है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है। ऐसे अलग अलग ग्रुप्स हमें चित्र में और दिखाई देते हैं और सभी महत्वपूर्ण हैं। ये जो अपोलो और ये अपोलो का फिगर है और ये एथीना का फिगर है। ये बैकग्राउंड में जो आर्किटेक्चरल रोमन आर्किटेक्चर की बात जो मैं कर रहा था वो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। पूरी पेंटिंग में जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत ही सुंदर दिया हुआ है, कलर स्कीम बहुत सुंदर है और सभी जो आकृतियाँ हैं बड़े स्वाभाविक रूप से अपने अपनी क्षेत्र में को दर्शा रहे हैं। इसलिए यह चित्र उस काल में भी इतना महत्वपूर्ण और इतना प्रसिद्ध हुआ और आज भी इसको देखने के लिए हजारों आर्टिस्ट और कला प्रेमी वहाँ आते हैं। दोस्तों, हमने देखा और समझा रैफल सेंजियो की उस महान चित्र कलाकृति के बारे में जिसका नाम है द स्कूल ऑफ एथेंस। इस पेंटिंग के डिटेल्स आपने देखी और आप मेरे ख्याल से महसूस कर पाए होंगे कि कितनी बारीकी से उन्होंने सभी विषयों को पेंट किया, सभी कैरेक्टर्स को पेंट किया और उसके बारे में जानकारियाँ हासिल करके और वैसे ही कैरेक्टर्स, वैसे ही चेहरे मोहरे उन्होंने अपने आसपास, जो कि कहीं ना कहीं उनके मित्र भी थे, और खासकर दो कैरेक्टर माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची, इन्हीं दो कैरेक्टर्स को उन्होंने बड़ी खूबसूरती से, एक को प्लेटो और दूसरे को एपोक्लेटिस के रूप में
पेंट किया। और ये पेंटिंग आज विश्व की उन महानतम पेंटिंग में से जानी जाती है जिसकी वजह से रैफेल सेंजियो आज तक हम याद कर रहे हैं। तो इसी तरह से हम रैफेल की इन्हीं पेंटिंग में से और पेंटिंग के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे और हम इस माहौल को महसूस करेंगे कि किस तरह से उन्होंने इन पेंटिंग्स को बनाने के लिए कितना समय दिया और आज तक इनके अंदर वही ताजगी और वही खूबसूरती नजर आती है जो कि उस समय उन्होंने पेंट की थी। तो तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।